देखो क्या है कि 7th क्वेश्चन जो है ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और दिखने में इतना बड़ा लग रहा है कि मैंने पहले भी बताया था कि गेट का यही एक कॉन्सेप्ट होता है कि वो आपको दिखाते बड़ा हैं लेकिन उसका सल्यूशन उतना ही आसान और उतना ही सिंपल होता है। बस आपको वहाँ से क्विट नहीं करना होता कि जैसे क्वेश्चन आपने देख लिया कि यार ये इतना बड़ा टर्म है, इसको कैसे निकालेंगे। अगर आप ये सोच लिए तो आपके मन में भय आ जाएगा और आप उस टाइम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर आपको आता भी रहेगा तो इसलिए हमेशा अपने दिमाग को मोटिवेटेड रखना होता है कि यार मैं क्वेश्चन कर सकता हूं क्योंकि मुझे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। और जो मेरे प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी जो आप नहीं कर पाए। देखिए क्वेश्चन क्या था, कह रहे हैं अ वेक्टर फील्ड इज डिफाइंड एज दिस। एक वेक्टर फील्ड दी गई है, जितना मर्जी बड़ा दे दें उससे क्या फर्क पड़ता है। एक वेक्टर फील्ड दी गई है जहां पे कह रहे हैं आई जे एंड के आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स अभी हमने चर्चा की थी कि क्या होता है यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर वो होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड जो है 1 होते हैं। क्लियर है। along the axis of right handed rectangular cartesian coordinate system। right handed coordinate system आप जानते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। क्लियर है। ये आपका राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आई जे और के ऐसे लेते हैं, इस डायरेक्शन में लेते हैं। अब कह रहे हैं कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस डबल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एफ डॉट डी एस, जहां पे ds क्या है, ds इज एन एलिमेंटल सरफेस एरिया वेक्टर। कौन सा सरफेस एरिया वेक्टर? एलिमेंटल सरफेस एरिया वेक्टर। कोई सरफेस एरिया रहा होगा, कोई सरफेस एरिया रहा होगा, इस एरिया पे कुछ एलिमेंटल सरफेस एरिया वेक्टर है ये ds। क्लियर है। कह रहे हैं इवेल्युएटेड ओवर इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल फॉर्म्ड बाय 2 कंसेंट्रिक स्फीयर्स। 2 कंसेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर के 2 कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं और मान लो दोनों दो स्फीयर्स हैं, दोनों का सेंटर जो है सेम है। अब क्या कह रहे हैं, इवेल्युएटेड ओवर इनर एंड आउटर सरफेसेस। इनर सरफेस ये कुछ हॉलो स्फीयर टाइप का होगा जो जिसका एक इनर सरफेस होगा और आउटर सरफेस होगा। एंड आउटर सरफेसेस ऑफ स्फेरिकल सेल फॉर्म्ड बाय 2 कंसेंट्रिक स्फीयर्स। 2 कंसेंट्रिक स्फीयर्स मतलब कोई स्फीयर है उसको आप हॉलो ले लो तो वो उसका एक इनर सरफेस होगा, उसका एक आउटर सरफेस होगा। वही कहने की ये कोशिश कर रहे हैं विद ओरिजिन एज सेंटर। जो ओरिजिन है उसका एक सेंटर जो है वो ओरिजिन है 0 0 है। अगर आप एक्स वाई जेड ये लेते हैं, ये इसका सेंटर है 0 0 0। अब कह रहे हैं कि जिसका आर आई रेडियस ऑफ इनर डायमीटर और रेडियस ऑफ इनर सरफेस और आउटर सरफेस क्या है 1 और 2 है। तो उसका मुझे बता दो सरफेस इंटीग्रल कितना होगा। क्लियर है। अगर ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया हो तो मैं इसे रफ करना चाहूंगा क्योंकि जगह कम है। ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन थे A B C और D। आपके पास वेक्टर ये था, वेक्टर ये था, आपको निकालना क्या है F डॉट डी एस है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। बस क्या है कि आपको सोचना पड़ता है थोड़ा सा। मैंने क्या बताया था कि अगर डबल इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट डी एस है तो ये क्या मतलब है कि भाई जो आपके पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम थी, देखो आपको स्टोक थ्योरम, ग्रीन थ्योरम और गॉस थ्योरम में अगर आपको ये पता चल गया कि किस जगह पे कौन सी थ्योरम लगेगी तो आपको आसानी से चीज़ें समझ आ जाएंगी। यहाँ पे क्या था, एक सरफेस था। अब यार सरफेस है तो सरफेस को किससे कनेक्ट करते थे? जैसे लाइन होता था तो लाइन को अगर आप ज़्यादातर सरफेस से कनेक्ट करते थे, लेकिन अगर आपके पास सरफेस है तो उसको क्या किससे कनेक्ट करते हैं? वॉल्यूम से कनेक्ट करते हैं। और जब सरफेस से वॉल्यूम को कनेक्ट करते हैं तो एक ही तो थ्योरम है, वो है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। वो थ्योरम क्या कहती है कि किसी सरफेस से अगर आपको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ F इंटू dV। क्या है ये? डाइवर्जेंस ऑफ F का मतलब हुआ कि F का आपको F वेक्टर जो दिया हुआ है उसका आपको डाइवर्जेंस लेना है।
यही तो होता था गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यही तो है। जब आपके पास सरफेस है और आपको उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, क्योंकि आपके पास एक स्फीयर है, वो एटलीस्ट वो एक वॉल्यूम ही है ओवरऑल, तो उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट किया आपने, तो यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगेगी। देखो ये सब अनुभव से पता चलता है, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से ही आपको समझ आती हैं कि कौन सी थ्योरम कहाँ पे अप्लाई करनी है। अलग अलग क्वेश्चंस के हिसाब से अलग अलग आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाते हैं, और जब एक बार आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली है तो आप क्वेश्चन देख के ही बता देंगे कि इसमें कौन सी थ्योरम लगेगी। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्यों लगाया, क्योंकि जब लाइन की बात कर रहे हो, जब लाइन दिया हो तो लाइन को सरफेस से कनेक्ट करने वाली दो थ्योरम है, एक है स्टोक थ्योरम और एक है ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास सरफेस दिया हो तो सरफेस को ऑब्वियसली आप वॉल्यूम से ही कनेक्ट करेंगे, और जब वॉल्यूम से कनेक्ट करेंगे तो वहां पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगेगी। सबसे इंपॉर्टेंट यही था समझना कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कैसे मतलब लगेगी, कौन सी थ्योरम लगेगी। क्लियर है? अब डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है? डाइवर्जेंस ऑफ एफ। डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डाइवर्जेंस ऑफ एफ मैंने क्या बताया था कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ कैसे निकालते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालने के लिए आपको डाइवर्जेंस पे डेल अपॉन डेल एक्स आई होता है प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ये क्या वैल्यू? ये है डेल की वैल्यू। ठीक है, अब क्या है, इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं आपका एफ के साथ, एफ वेक्टर के साथ। एफ वेक्टर क्या है? ये वेक्टर क्या है? दिया हुआ है एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 3/2 आई प्लस ऐसे ही जे प्लस के। देखो आपको स्मार्ट तरीके से चलना पड़ता है। अब आप क्या करेंगे, मैंने बताया था डॉट प्रोडक्ट जब आप करेंगे तो आई डॉट आई जो हो जाएगा वही बचेगा, बाकी सब जीरो हो जाते हैं। तो हम आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। अब स्मार्ट तरीका ये है कि भाई सारे टर्म्स लगभग बराबर हैं और नीचे के टर्म्स तो बिल्कुल बराबर हैं, ऊपर सिर्फ यहाँ पे एक्स है, वाई है और जेड है। तो आप क्या करो कि एक टर्म निकाल लो, उसके बाद बाकी की चीज़ें अपने आप ही आपको पता चल जाएंगे। अब अगर एक टर्म आप निकाल रहे हो तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ अगर आपको निकालना है तो आपने एक टर्म जब निकाला, आई का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं आप, तो क्या निकल के आएगा भाई? इसी में डेल अपॉन डेल एक्स कर दो। डेल अपॉन डेल एक्स कर दो मतलब कि ऊपर का भी डिफ्रेंशिएशन करना है और नीचे का भी करना है। जब ऊपर नीचे का डिफ्रेंशिएशन करना होता है तो आप क्या करते हैं, अब नीचे का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, इसके रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन, एक्स के टर्म में क्या हो जाएगा 1 माइनस इसके रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कि भाई 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, मतलब ये 3/2 माइनस 1 हो जाएगा, 3/2 माइनस 1 टोटल का डिफ्रेंशिएशन अपॉन इनटू क्या हो जाएगा, अभी एक्स का टर्म बचा हुआ है क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्लियर है? एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x अपॉन में इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 3/2 का होल स्क्वायर, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा। देखो ये डिफरेंशिएशन का सिंपल सा फॉर्मूला है। ये डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, अगर ऊपर नीचे की वैल्यूज दी हुई हैं तो नीचे की वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू इसका डिफरेंशिएशन माइनस इसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन अपॉन में जो हर की चीज़ें हैं, नीचे की चीज़ें हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 3 आ जाएगा। अभी हमने सिर्फ आई के साथ डॉट प्रोडक्ट किया है। पहले हम आई का टर्म निकाल लेते हैं, उसके बाद जे का और के का टर्म अपने आप ही पता चल जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, जो बच्चे जे और के सब निकालने लगेंगे उनके पास सारा टाइम खत्म हो जाएगा। इसी में ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं स्मार्ट तरीके से। वो आपका टाइम किल करना चाहते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि जो बच्चा स्मार्ट होगा, जिस बच्चे ने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की होगी, वो इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में कर लेगा। आई के साथ डॉट प्रोडक्ट अगर आप निकाल रहे हैं तो यहाँ से क्या निकल के आएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और आपके पास 3/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1/2। क्लियर है। यहाँ से क्या आ जाएंगी चीज़ें, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, क्लियर है, माइनस क्या आएगा 3x स्क्वायर और उसके बाद क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगा। ये आपका आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट आया। अब ऐसे ही जे के साथ आएगा और ऐसे ही के साथ आएगा, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं, वो चीज़ें क्या चेंज हो सकती हैं। पहली बात तो नीचे के टर्म्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, नीचे के टर्म्स यही होंगे। जैसे अगर आप सिर्फ और सिर्फ नीचे के टर्म्स लेते हैं तो क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का क्यूब, टर्म यही आएगा। ऊपर के टर्म क्या आ जाएंगे, ऊपर के टर्म ये टर्म सेम होगा, ये भी टर्म सेम होगा और आपके पास क्या टर्म आ जाएगा, 3x स्क्वायर की जगह उसमें 3y स्क्वायर और z में 3z स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि x, y और z तो नहीं चेंज होने वाले हैं। जहां पे सिर्फ x के टर्म आ रहे हैं वहां पे x के आप उसका डॉट प्रोडक्ट करके देखना, यही आएगा। आपको बस ऐसे समझना होता है। अब ये 3 बार आ रहा है तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा भाई 3 बार आप i, j और k तीनों को ऐड करेंगे, तो तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, ये 3 टाइम्स आ जाएगा। और बाकी की चीज़ें भी ये माइनस एक्स, ये क्या आ जाएगा, -3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 -3y स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। क्लियर है। इसके बाद एक और टर्म आएगा, वो क्या आएगा, जेड का। देखो आपके पास क्या आया, -3z स्क्वायर, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। ये आपके पास ओवरऑल आ गया जब आई, जे और के तीनों प्रोडक्ट आपने कर दिया। तो यहाँ पे बस जैसे ही -3x स्क्वायर था वैसे ही आपने -3y स्क्वायर और -3z स्क्वायर कर दिया, बाकी के टर्म्स सेम रह गए। अब हम देख रहे हैं कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 तीनों में कॉमन है। जब तीनों में कॉमन है तो इसको आप कॉमन ले लो, इसको आप थोड़ा सा अगर आप इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, ये पहला टर्म। उसके बाद आपने क्या कर लिया, -x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 आपने कॉमन ले लिया, और तीनों में 3 भी कॉमन है, आपने माइनस लिया ही था, -3 कॉमन ले लिया। इसके बाद आपके पास क्या बचा, इसके बाद बचा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही बचा। क्लियर है। ऊपर का टर्म यही बचा और नीचे का टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर क्यूब, ये बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर क्यूब बचा, ये है। अब क्या है कि इसकी पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1 है। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है दोनों का, तो इसकी जो घात है ये ऐड हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2, 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसको हम इधर समझते हैं थोड़ा सा, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3। मुझे बताओ ये दोनों टर्म्स जो हैं ये इक्वल हैं? अगर ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे और ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा आपका 0।
जीरो आ जाएगा। आपका ये आंसर जीरो किस चीज का आया? आपने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाई थी, वो क्या था? एफ डॉट डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ डॉट डी वी। क्लियर है? आपके पास ये जो जीरो की वैल्यू आई, ये डाइवर्जेंस ऑफ एफ की वैल्यू आई। जब ये डाइवर्जेंस ऑफ एफ जीरो हो गया तो इसका मतलब कि ये टोटल इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? ये जीरो हो गया तो जीरो का आप इंटीग्रेशन करोगे तो जीरो ही आएगा। टोटल वैल्यू क्या आ गई? जीरो। तो इसका मतलब आपके पास आंसर क्या आया? डबल इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। और आपके पास ऑप्शन जो है ये पहला ही ऑप्शन सही है। देखो ऐसे क्वेश्चन क्या है दिखने में, अभी आपने सोल्यूशन देख लिया, क्वेश्चन आसान लगने लगा। आपको बस यही सोचना होता है। जो बच्चे जे का टर्म, के का टर्म सारा निकालते चले जाएंगे, उनका क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाएगा, आएगा तो लेकिन काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको स्मार्ट तरीके से प्रैक्टिस करनी होती है और ये सब चीज़ें आपको आ जाएंगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप दिन भर में 20 बार करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही निकलने वाली हैं। एक फिल्म थी चांदनी चौक टू चाइना, उसमें एक डायलॉग था कि अगर आप चीज़ों को कई चीज़ों की एक एक बार प्रैक्टिस करें, उससे बेहतर होगा एक ही चीज़ की कई बार प्रैक्टिस करें। तो गेट भी उसी फॉर्मूले पे, उसी पैटर्न पे चलता है कि भाई एक ही चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करो। अगर आप सोच रहे हो कि दिन भर में हमने एक क्वेश्चन कर लिया, अब इस क्वेश्चन को 1 महीने बाद करेंगे, नहीं, इस क्वेश्चन को दोबारा करो, दूसरे दिन करो, तीसरे दिन करो, चौथे दिन करो, जितना समय बच रहा है आपके पास वो सारा समय आप पढ़ाई में लगा दो, चीज़ें आसान हो जाएंगी, बिलीव मी।